नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। इसका नाम है आपका नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही प्रयोगी होने वाला है। इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे, एएलपी और बीएचपी एससीएल के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। वैसे ये कोर्स जो है सबके लिए लाभदायक होने वाला है। जो भी बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, चाहे वो आरआरबी जेई दे रहे हों, चाहे एसएससी जेई दे रहे हों, सबके लिए जो है ये लाभदायक कोर्स होने वाला है। ठीक है, ठीक है। चाहे वो आईटीआई के कैंडिडेट हों, आईटीआई में पढ़ रहे हों, उनके लिए भी लाभदायक है। डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है। ठीक है, सबके लिए ये लाभदायक होने वाला है, जो भी जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा और बता देता हूँ मैं। ये आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, और पूरा का पूरा आने वाला है। ठीक है, फिर ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ क्लास में जो बन रही है रंगीन पीडीएफ, तो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग रेगुलर जो है पीडीएफ डाला करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से रेगुलरली पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, वो है ओम का नियम। मेन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ओम का नियम पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन जो कि कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ताकि आपको जो प्रैक्टिस हो बहुत बढ़िया हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ओम का नियम से शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइए, ओम का नियम से आप क्या समझते हैं? ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो सर बोलेंगे सर ओम का नियम ये कहता है, देखिए मोटा मोटी बताते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है दोस्तों कि करेंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? करेंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वोल्टेज जब भी बढ़ाया जाएगा, वोल्टेज को जब भी बढ़ाया जाएगा तो करेंट जो है अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज को जब भी बढ़ाया जाएगा तो करेंट क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही वोल्टेज जब भी घटेगा तो क्या हो जाएगा? करंट अपने आप घट जाएगा। वही इस पिक्चर के माध्यम से आप साफ साफ समझ सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में देखिए 6 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा कम करंट बह रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट थोड़ा कम दिख रहा है। वही यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा बैटरी लगा दिए हैं, तो यहाँ पे करंट क्या दिख रहा है? थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और बल्ब जो है, जो बल्ब जल रहा है वो भी क्या जल रहा है? थोड़ा सा ब्राइटर जल रहा है, मतलब तेज़ जल रहा है ब्राइट बल्ब जो है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है दोस्तों कि जितना वोल्टेज लगाइएगा उतना ज़्यादा करंट आपका बहेगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए धारा जो है वोल्टेज का या वोल्टता का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा सीधी जुड़ा हुआ है। वोल्टता बढ़ेगा यानी कि धारा भी जो है सर्किट में बढ़ेगा। ठीक है, और यही है ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लिया जाए क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि यदि तापमान स्थिर रहे, तो ये वाला कंडीशन भी ध्यान रखना है। ये कब सही होगा? जब तापमान जो है कांस्टेंट होगा, तापमान जो है स्थिर होगा। ठीक है, जब तापमान जो स्थिर होगा तभी जाके ये नियम जो है काम करेगा आपका। तापमान जब स्थिर होगा तो क्या होगा? करेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं जब तापमान स्थिर रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये भी देख लीजिए। चलिए, तो ओम के नियम क्या समझ गए? करेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करेंट जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसको इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? V इजिकल टू आई आर। आपको यही ध्यान में रखना है, V इजिकल टू आई आर। ओम के नियम में आपको क्या याद रखना है? ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यही आपके लिए ओम का नियम है। ठीक है, ये क्या आपके लिए? ये आपके लिए ओम का नियम है। ये फार्मूला दिमाग में रखेंगे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला दिमाग में रखेंगे अपने आप आ जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ रहेगा दोस्तों, अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है, इधर मान लीजिए वोल्टेज दिया हुआ है, इधर करंट दिया हुआ है, तो इसका स्लोप जब निकालिएगा ना, ढलान जब निकालिएगा, ठीक है, इसका जब ढलान निकालने जाइएगा तो क्या आपको मिलेगा? इसका जब ढलान निकालने जाइएगा दोस्तों तो ढलान क्या देगा आपको? प्रतिरोध देगा। ठीक है, इसका जब ढलान निकालने जाइएगा, ढलान कैसे निकलता है?
तो ढलान जो निकलता है, स्लोप जो निकलता है, कैसे निकलता है दोस्तों? तो ढलान बोलते हैं, ठीक है, ढलान, इसको बोलते हैं tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा v/i, ठीक है। तो v/i क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अगर v/i निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, ठीक है। तो v और i का ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या देता है? उसका स्लोप जो है प्रतिरोध देता है, ठीक है, उसका स्लोप जो है प्रतिरोध देता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये वाला बात समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ सीखेंगे, क्या सीखेंगे? हम लोग धारा के बारे में कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो धारा यानी कि करंट, कौन से करंट की बात हो रही है यहाँ पे? तो विद्युत करंट। कौन से करंट? विद्युत में बहने वाली जो करंट होती है उसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कितना फिगर दिया है? 2 फिगर दिया है। एक फिगर हो गया ये 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर में देखिए ध्यान से, ये 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में देखेंगे जो स्विच जो है खुला हुआ है, स्विच क्या है? खुला हुआ है। और स्विच खुला होने के कारण इसमें जो है करंट नहीं बह रहा है। इस सर्किट में आपको कोई भी करंट देखने को नहीं मिल रहा है, करंट जो क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि स्विच जो है खुला हुआ है। और करंट तभी बहता है जब स्विच जो है बंद, यानी कि सर्किट हो पूरा कंप्लीट। यहाँ पे सर्किट यहाँ से खुला हुआ है, सर्किट क्या है? यहाँ से खुला हुआ है। लेकिन जब पहला फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे सर्किट क्या है? कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल बंद सर्किट है, ठीक है। तो बंद सर्किट में आपका करंट बहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये सर्किट है बंद, ठीक है, या क्लोज अंग्रेजी में। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है करंट आपका बहेगा। करंट क्या होगा? बहेगा, धारा रहेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर्किट आप देखेंगे तो क्या है? खुला हुआ है, यानी कि ओपन है। और जैसे ही सर्किट ओपन रह गया दोस्तों, तो यहाँ पे धारा क्या होगा? नहीं बहेगा। धारा आपको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्लोज्ड सर्किट में ही, बंद सर्किट में ही आपको धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा धारा, ठीक है, यहाँ पे आपको धारा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से धारा जो है जाएगा। चलिए, तो क्या ध्यान रखना है? धारा तभी बहेगा जब सर्किट हो बंद। सर्किट जब खुला रहेगा तो धारा नहीं बहेगा। तो आइए एक बार धारा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, विद्युत धारा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या टॉपिक है अभी? तो अभी जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत धारा। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए दोस्तों, धारा जो होता है उसको आई से दर्शाते हैं। क्या चीज़ दर्शाते हैं? आई से। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Q/T, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश जाता है उसी को बोलते हैं धारा, ठीक है। I = Q/T। आई क्या हो गया? तो धारा हो गया। Q क्या हो गया? तो आवेश हो गया। धारा मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट। T क्या है? T तो समय है, टाइम है, सबको पता है। आवेश क्या है? तो अंग्रेजी में चार्ज है, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका धारा का फार्मूला, ठीक है, यह है आपका धारा का फार्मूला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होता है धारा का? धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है। इसको दर्शाते कैसे हैं? तो कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका एसआई मात्रक? तो देखिए, सो देखिए आपको इसका क्या होता है दोस्तों? क्यू का क्या होता है एसआई मात्रक? तो सी होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। और नीचे हो जाएगा टाइम का सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो दोनों उसका एसआई मात्रक है, ठीक है, दोनों उसका क्या है? एसआई मात्रक है। एम्पियर बोलेंगे तो भी सही है, कूलम्ब पर सेकेंड बोलेंगे तो भी सही है, दोनों उसका एसआई मात्रक ही है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आपका सही हो जाएगा, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे? तो सी आपका कूलम्ब है। कूलम्ब किसका यूनिट होता है? तो आवेश का। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है सब कुछ। यहाँ पे जो है आपका करंट बहेगा। अगर सर्किट बंद है, स्विच अगर बंद है तो क्या होगा? करंट आपको बहता हुआ दिखाई देगा और बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो विद्युत धारा में आप समझ गए, ठीक है, विद्युत धारा का फॉर्मूला समझ गए। फॉर्मूला क्या रखना है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, I = Q/T, ठीक है, I = Q/T, ये आपको ध्यान रखना है। और एसआई मात्रक एक एम्पियर हो गया, एक कूलम्ब पर सेकेंड भी हो गया, दोनों समान चीज़ है। चलिए, अब जो है धारा का एक और गुण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जान रहे हैं? तो विद्युत धारा के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में?
तो विद्युत धारा के बारे में बात हो रही है अभी, ठीक है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट, समझ में आ रहा है। चलिए, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि विद्युत धारा हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध मार्ग को चुनता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए करंट आ रहा है कितना, तो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। ऊपर में मान लीजिए कितना ओम है, तो ऊपर में 1 ओम है, और नीचे मान लीजिए कितना ओम है, तो नीचे मान लीजिए कि 1000 ओम है, ठीक है। नीचे 1000 ओम है, ऊपर 1 ओम है। तो बोल रहा है कि विद्युत धारा जो है हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस को चुनता है, यानी न्यूनतम प्रतिरोध होता है उसको चुनता है, ठीक है। न्यूनतम प्रतिरोध होता है उसको चुनता है, ठीक है। तो अगर आप पाएंगे इसमें क्या पाएंगे, इसमें पाएंगे कि बहुत सारा करंट जो है, इसमें बहुत सारा करंट कहाँ पे जाएगा, तो 99% करंट यहाँ पे जो है 9.99 पर एम्पियर करंट है जो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो न्यूनतम पाथ है। और यहाँ पे जो है पूरा एकदम कम आएगा, 0.001 जो है इस प्रकार का एम्पियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग, ठीक है। जब आप जानेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो पाएंगे क्या कि ऊपर में है जो पूरा करंट, लगभग पूरा करंट ऊपर में ही जा रहा है, और बहुत हल्का सा करंट जो है नीचे जा रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है कि विद्युत धारा जो है सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते को चुनती है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसी का एक और केस लेंगे, एक्सट्रीम केस, तो आपको और समझ में आएगा। इसी का केस जब 2 लेंगे, दूसरा एग्जांपल लेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। बाद में तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, फिर से 10 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन जब चुनने की बारी आएगी, ठीक है, जब भी चुनने की बारी आएगी, जब भी पैरेलल पाथ मिलेगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पैरेलल पाथ मिल रहा है, तो क्या दिख रहा है करंट को, करंट को दिख रहा है अरे भाई, करंट को क्या दिख रहा है, अरे भाई यहाँ पे तो प्रतिरोध कम है, तो हम जहाँ पे प्रतिरोध कम है वहीं पे घुस जाते हैं, तो वहीं पे जो है पूरा का पूरा करंट लगभग घुस गया है। और यहाँ पे प्रतिरोध को बहुत ज़्यादा दिख गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम जरी सुन करंट गया, एकदम हल्का सा करंट गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसी का दूसरा केस लेते हैं, इसी का दूसरा केस लेते हैं और समझ में आएगा। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से जो है 10 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे फिर से एग्जांपल के लिए 10 एम्पियर का करंट है। यहाँ पे प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, 10 ओम है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 10 ओम है, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध कुछ नहीं है, मतलब प्रतिरोध क्या है, 0 है, 0 ओम है, 0 ओम। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में आप क्या पाएंगे, इस केस में आप पाएंगे कि पूरा का पूरा करंट जो है, क्योंकि इधर प्रतिरोध कुछ है ही नहीं है, इधर कुछ प्रतिरोध ही नहीं है, तो पूरा का पूरा जो 10 एम्पियर का करंट है आपको यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से जाता हुआ पूरा पूरा 10 एम्पियर करंट आपको दिखाई देगा। यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा कितना, तो 0 एम्पियर। क्यों, क्योंकि दूसरे साइड में जो है पूरा का पूरा जो है रेजिस्टेंस 0 हो गया है। यहाँ पे फिर भी क्या था, थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस था तो कम करंट आया, लेकिन जब रेजिस्टेंस 0 कर दीजिएगा ना, जहाँ पर रेजिस्टेंस 0 कर दीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे फिर भी छोटा सा प्रतिरोध था, तब क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा करंट इसमें आ गया था। लेकिन जहाँ पे प्रतिरोध 0 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा, और पूरा का पूरा करंट जो है, पूरा का पूरा करंट जो है कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे होकर के यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इधर जो है एक भी करंट नहीं जाएगा, 0 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हो गया, पूरा का पूरा रास्ता ही शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये भी एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि करंट जो है हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध पाथ को चुनता है, जब भी उसको चुनना होता है। तो समझ में आ रहा है। तो आइए जितने भी कंसेप्ट समझे उसको एक जगह देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, तो विद्युत धारा के गुण है यहाँ पे, ठीक है, विद्युत धारा के गुण है, ठीक है। तो करंट का प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है, अंग्रेजी में करंट की यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है, क्या क्या प्रॉपर्टी करंट की होती है। चलिए, इसमें बोल रहे हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत धारा जो है उसका वेग कितना होता है, तो पूरा लाइट के वेग के समान होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला बिंदु क्या है, करंट हमेशा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होता है, ये भी बता दिए कि बंद रहेगा तभी करंट बहेगा, अगर खुला हुआ है तो करंट क्या होगा, नहीं बहेगा। विद्युत धारा हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध वाले मार्ग को चुनती है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन की वास्तविक प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का वास्तविक प्रवाह क्या होता है आपका, नेगेटिव से
पॉजिटिव होता है। लेकिन करंट का कहाँ से होता है? तो करंट का होता है जो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, कल ही बता चुके हैं, ठीक है, कल ही बता चुके हैं। तो करंट का होता है पॉजिटिव से निगेटिव बैटरी के, और आपका इलेक्ट्रॉन का होता है उल्टा, निगेटिव से पॉजिटिव। एक बार इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कल तो बताए थे, एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे अब क्या दिखाया हुआ है? ये जो दिखाया हुआ है करंट का दिशा है, धारा की दिशा है। और धारा कैसे निकल रहा है? तो बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा है, और घुस कहाँ रहा है? नेगेटिव में घुस रहा है। और वही बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, वही बात कैसी करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलता है, नेगेटिव से निकलता है बैटरी के, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बोल रहा हूँ मैं। और क्या होता है आपका जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में घुस जाता है। तो ये जो है किसका है? ये आपका इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दोनों क्या होते हैं? आपस में उल्टे होते हैं। पिछली कक्षा में ही बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे, तो यहाँ पे जो उसको लिख दिए एक बार समझने के लिए, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि डीसी सर्किट में आखिर जो है पावर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। डीसी सर्किट में पावर का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, तो फार्मूला जो होता है आपको एकदम याद करना है, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है? सबसे पहला फार्मूला है P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है? P इजिकल टू वी इंटू आई, वोल्टेज गुना करेंट। अगला फार्मूला क्या है? तो P इजिकल टू वी स्क्वायर बटे आर। तीनों का तीनों फार्मूला क्या चीज़ का है? पावर का है। तीनों का तीनों फार्मूला क्या चीज़ का है? पावर का है। पावर मतलब क्या होता है? हिंदी में शक्ति बोलते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या चीज़ का है? पावर का है, हिंदी में शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो क्या फार्मूला है भाई? तो पावर कैसे निकलेगा दोस्तों? तो पावर को भाई V इंटू आई कर दीजिए, आपको पावर निकल जाएगा। और कैसे पावर निकलेगा? तो पावर निकलना है तो आई स्क्वायर आर कर दीजिए, तो आपको पावर निकल जाएगा। और आपको पावर कैसे निकलेगा? और कैसे आपको पावर निकलेगा दोस्तों? और आपको पावर कैसे निकलेगा? तो आपको क्या करना है? V स्क्वायर बटे आर करना है, तो भी आपको पावर निकल जाएगा, ठीक है, तो भी आपको पावर निकल जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है। तो तीनों फार्मूला से कोई फार्मूला लगाइए, आपका काम बन जाएगा। तो आज के बाद क्या कीजिएगा? तीनों फार्मूला जो है पावर का हमेशा ध्यान में रखना है। तीनों फार्मूला हमेशा क्या करना है? ध्यान में रखना है। चल, कोई भी फार्मूला कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पावर का कितना फार्मूला? 3 फार्मूला। पावर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? तो पावर का यूनिट क्या होता है? तो पावर का यूनिट होता है दोस्तों वाट। क्या होता है? वाट। इसको कैपिटल W से भी दर्शाते हैं। क्या होता है? वाट। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पावर का कितना फार्मूला? 3 फार्मूला, 3 फार्मूला। अगर आपको करंट दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगाइए, वोल्टेज दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाइए, और करंट और वोल्टेज दोनों दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि पावर और एनर्जी में क्या संबंध है, यानी कि बोले तो और क्या बोल सकते हैं इसको, तो शक्ति और ऊर्जा में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा संबंध है दोस्तों, हम लोगों को आज लिखेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सेम चीज़ रहता है। तो पावर जो होता है दोस्तों, वो होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। क्या होता है पावर? एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम होता है दोस्तों। क्या होता है पावर? एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? बड़ा ही सिंपल है। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर हो जाएगा ऊर्जा डिवाइडेड बाई समय, ठीक है। क्या जाएगा? ऊर्जा डिवाइड बाई समय। अभी तक हम क्या पढ़े थे? अभी तक हम क्या पढ़े थे कि पावर का जो है, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है, क्या बोलते हैं? वाट। वाट बोलते हैं। अब एक और हो जाएगा पावर का एसआई मात्रक, क्या हो जाएगा? अब देखिए, जैसे कि करंट के केस में निकाले थे, वैसे यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है दोस्तों? एनर्जी का क्या होता है? तो एनर्जी का होता है जूल, और समय का क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो या तो आप वाट बोल दीजिए या तो जूल पर सेकेंड बोल दीजिए, दोनों क्या है? समान ही है। दोनों क्या है? समान ही है। तो दोनों इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग समझ गए हैं
कि शक्ति और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बटे टाइम, ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बटे टाइम, ठीक है। अभी आपको जब भी क्या करना होगा, मान लीजिए एनर्जी निकालना हो गया, एनर्जी निकालना हो तो क्या करना है, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपको, समय उस साइड चला जाएगा, समय कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, एनर्जी बराबर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, एनर्जी बराबर आपको हो जाएगा पावर गुना टाइम, ये हो जाएगा। तो ऐसे करना है, सिंपल है, ठीक है। तभी हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डीसी सर्किट में ऊर्जा के लिए क्या क्या फार्मूला होगा वो देखेंगे। तो हमको पावर का फार्मूला पता है, अभी ऊर्जा का फार्मूला को निकालना है। तो पावर का फार्मूला क्या है भाई, तो एक बार लिख दीजिए, पावर का फार्मूला क्या है लिख दीजिए एक बार। तो सर पहला पावर का फार्मूला पढ़े थे आई स्क्वायर आर, दूसरा क्या पढ़े थे सर, तो भी गुना आई, तीसरा क्या पढ़े थे सर, तो भी स्क्वायर बटे आर, ये तीनों पढ़े थे। अब क्या बताया आपको, आपको क्या बताया कि अभी कि सर जब भी आपको निकालना हो एनर्जी, एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, पावर को गुना कर देंगे समय से, पावर को गुना कर देंगे क्या चीज़ से, समय से, हो जाएगा आपको एनर्जी, है ना। क्लियर है ना ये बात, है कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बात। तो जब भी आपको एनर्जी निकालना है तो पावर को करना है, टाइम से गुना करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर, जो कि पावर है, गुना टी, ठीक है, भी गुना आई गुना टी, एक खाली टाइम से गुना करना है, वैसे ही भी स्क्वायर बटे आर गुना टी। तो टाइम से जब भी आप गुना कर देंगे पावर को तो क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा एनर्जी, क्या हो जाएगा आपको, एनर्जी निकल जाएगा। तो इस संबंध को ध्यान में रखना है, पटाख से आपको सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एनर्जी का आपको फार्मूला है, सबका सब निकल गया, एनर्जी का सारा फार्मूला आपको निकल गया। अब एनर्जी क्या होता है दोस्तों, एनर्जी क्या होता है, तो ये काम करने की क्षमता होता है, इसको एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, क्या बोलते हैं, ऊर्जा। इसको क्या होता है दोस्तों, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल, एसआई मात्रक होता है इसका जूल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जूल होता है, इसको कैपिटल जे से दर्शाते हैं, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर आप एक कन्वर्जन देखिएगा तो एक कैलोरी बराबर क्या होता है दोस्तों, एक कैलोरी जो होता है ना दोस्तों, वो आपको 4.2 जूल्स होता है लगभग, ठीक है। एक कैलोरी जो होता है 4.2 जूल्स होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक कैलोरी क्या होता है, 4.2 जूल्स होता है। तो ये भी संबंध जो है कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन में काम में आ जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आइए दोस्तों कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जो है क्वेश्चन ही आता है ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, थ्योरी आएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दोनों काम हो जाएगा। थ्योरी तो अभी पढ़ा चुके हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं ओम का नियम जो है किसके बीच में संबंध को बताता है। तो हम क्या बता चुके हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या कीजिए, ये सब जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप पढ़िए, वीडियो को रोकना है, ठीक है, वीडियो को पॉज, वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, बाकी आपका जो भी उत्तर है ए बी सी डी ऐसे करके आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको जो पढ़ा थ्योरी में, अभी जो अपनी थ्योरी में पढ़ा उसको आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैसे ही कर रहे होंगे, मैं बनाता हूँ। बोले ओम का नियम जो है खाली स्थान के बीच के संबंध का दिखाता है। हमको क्या पता है दोस्तों कि ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि दिए गए तापमान पे, मतलब तापमान को जब कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान को जब स्थिर रखिएगा ना, तब वो नियम पहले तो है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, तापमान को स्थिर रखना है। अब क्या करना है, तो इसमें जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाइएगा ना, वैसे वैसे क्या होता है, करंट भी बढ़ता है। मतलब करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, मतलब करंट जो है वोल्टेज का समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। तो इस तरीके का चीज़ है दोस्तों। और इसको क्या बोले थे आपको, एक ही ध्यान में रखना है बस, क्या कि बी इजिकल टू आई आर भी खाली आप लिख दिए तब भी काम बन गया। ये भी क्या है, ये भी ओम्स लॉ ही है, ये भी क्या है, ओम का नियम ही है, इतना भी याद रखने से भी काम चल जाएगा। क्या है ये, ओम्स का लॉ है, ओम का नियम है, ओम का क्या है, ये नियम है, ठीक है। बी इजिकल टू आई आर क्या है दोस्तों, तो ओम का नियम है, ओम का क्या है, नियम है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, तो बी इजिकल टू आई आर में देखिएगा तो किसके किसके बीच में संबंध को दिखाता है, तो ये वोल्टेज और करंट के बीच के संबंध को दिखाता है, वोल्टेज और करंट के बीच के संबंध को दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वोल्टेज और करंट कहाँ पे है,
तो देखिए पहला देखते हैं, ऑप्शन एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। पहला क्या है, शक्ति ऊर्जा वोल्टेज, ये देखिए गलत है। अगला क्या है, शक्ति ऊर्जा, शक्ति तो है ही नहीं यहाँ पे। दिए गए वोल्टेज पर धारा और प्रतिरोध, बिल्कुल सही बात है। यहाँ वोल्टेज है, धारा है, प्रतिरोध है, तो यही आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्यों आंसर सी होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो करेंट है, रजिस्टेंस है और वोल्टेज है, तो ये तीनों के बीच के संबंध को दिखाता है। ठीक है, ज़्यादा कौन सा सही होता है, अगर पूछता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध दिखाता है तो ज़्यादा सही होता है, वो ज़्यादा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, लेकिन ये दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा सही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोल रहे हैं कि बिजली की गति क्या है। तो आप सबको बताया गया है दोस्तों, अभी कुछ जो बताया क्या, कि विद्युत धारा का जो गुण बताए, क्या बताए कि विद्युत धारा का गुण क्या है दोस्तों, तो इसकी जो गति होती है ना, इसका जो स्पीड होता है ना, कितना स्पीड से विद्युत धारा बहती है, वो कितना होता है, तो प्रकाश की गति के बराबर होता है। किसकी गति, प्रकाश की गति के बराबर होता है। अब प्रकाश की गति क्या है आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहाँ पे है दोस्तों, तो ये दिख रहा है लगभग, ये ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये 4 के आसपास जा रहा है, 3.8 मतलब 4 के आसपास, तो ज़्यादा सही क्या हो जाएगा, ज़्यादा सही हो जाएगा आपका डी। 2.8 को हम लोग 3 बोल सकते हैं। ठीक है, 2.8 को हम लोग बोल सकते हैं 3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये क्या है, लगभग बोल सकते हैं कि 3.8 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के लगभग आसपास है, तो उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 660 जूल कार्य करने के लिए, 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी के द्वारा कितना आवेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, कितना दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो अभी बताया नहीं है, अभी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने आई। ठीक है, अभी हम संबंध को थोड़ा डिराइव कर लेते हैं, उसको याद भी करवा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये वाला आपको पता है, ये आपको बताएं कि पावर के भी एक फार्मूला होता है, तो ये वाला फार्मूला ध्यान में रखिए अभी के लिए। पावर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो एनर्जी बटे टाइम लिख सकते हैं, एनर्जी बटे टाइम लिख दिया। ठीक है, एनर्जी बटे टाइम लिख दिया, वोल्टेज को वोल्टेज रहने दीजिए। और करेंट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो करेंट बराबर आपको पता है क्यू बटे टी, ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, करेंट बराबर क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। अब टी से टी काट दीजिए तो क्या हो गया यहाँ पे, एनर्जी बराबर हो गया वोल्टेज गुना चार्ज। ठीक है, एनर्जी बराबर हो गया वोल्टेज गुना चार्ज। इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी को कार्य भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज गुना आवेश। तो ये भी एक फार्मूला हो गया दोस्तों आज के बाद। ठीक है, ये भी आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बार बार के पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए फटाक से कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन फटाक से बनेगा, अभी कोई देर भी नहीं करेगा क्वेश्चन बनने में। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या दे दिया, कार्य दे दिया है। ठीक है, कार्य दे दिया कितना, कार्य दे दिया कितना, कार्य आपको दे दिया कितना, तो 660 जूल, इस फार्मूला पे हम रख रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूला पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर कार्य भी बोल सकते हैं। इसको डब्ल्यू से दिखाते हैं हम लोग, जब काम होता है ना, काम वर्क कार्य जो होता है उसको डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो वी क्यू भी बोल सकते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से याद रखना हो, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो हो गया इतना जूल हो गया आपका। आपको वोल्टेज जो है क्वेश्चन में दिया हुआ 110 वोल्ट, और आपको पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा, तो कितना आ रहा है चार्ज, कट जाएगा 6 मरतबे, तो आपको क्यू बराबर 6 कूलम दिख रहा है दोस्तों। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 6 कूलम। ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन कौन सा, बी। तो ये फार्मूला जो है ध्यान में रखना है, तो फार्मूला को लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, फार्मूला को आप लोगों के लिए लिख देते हैं, क्या क्या भाई, कि कार्य, इसको अंग्रेजी में वर्क बोलते हैं, तो वर्क बराबर हो जाएगा वोल्टेज गुना आवेश, वोल्टेज गुना आवेश। ठीक है, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। तभी लिख देते हैं कार्य बराबर, तो विभवांतर बोल सकते हैं, विभवांतर। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस को बोल सकते हैं विभवांतर गुना आवेश। तो ये फार्मूला जो आप लोगों ने लिखे हैं इसको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला क्या करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है, दोनों फार्मूला को हिंदी अंग्रेजी में दोनों चीज़ हैं, तो इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी एक को भी ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम हिंदी में, अंग्रेजी मीडियम अंग्रेजी में। ठीक है,
और कार्य का भी दोस्तों, कार्य का भी जो होता है बताया ना आपको, कार्य का भी यूनिट क्या होता है, तो जूल ही होता है। ठीक है, जूल होता है। आपको बताया कि कार्य और एनर्जी का यूनिट जो है समान होता है, जूल ही होगा। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक जूल ही होगा आपका। तो ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा ही मात्रक दोनों का क्या है, कार्य का हो चाहे ऊर्जा का हो, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल ही है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और साधारण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 60 माइक्रो एम्पियर की धारा को मिली एम्पियर में कितना नापा जाएगा, कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है कितना होता है दोस्तों, तो 10⁻⁻6 एम्पियर बोलते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो वैसे यहाँ पे कितना हो गया, 60 है माइक्रो एम्पियर दिया, तो क्या हो जाएगा 60 गुना 10⁻⁻6 एम्पियर, ये होगा। कोई बात नहीं। अभी क्या करना है, अभी आपको मिली में निकालना है। 1 मिली एम्पियर मतलब कितना होता है, 1 मिली एम्पियर क्या होता है दोस्तों, तो 10⁻³ एम्पियर होता है। क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे जो है 60 गुना 10⁻6 जो है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको एक साथ रख लेंगे और इसको एक साथ रख लेंगे। ठीक है, इसको एक साथ रख लेंगे और इसको एक साथ रख लेंगे। अब इसको जो है, इसको खाली देखिए हम क्या बता सकते हैं कि इतना मिली एम्पियर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.06 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे -3 है मतलब 3 अंक के बाद 0 पड़ेगा, तो 1 अंक 2 अंक तीसरा अंक 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इतना गुना 10⁻³ हो गया। और 10⁻³ जब भी गुना में है इसको मिली बोल सकते हैं, यानी कि 0.06 मिली एम्पियर आप बोल सकते हैं इसको दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.06 मिली एम्पियर इसको बोल सकते हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के बाद माइक्रो एम्पियर, माइक्रो वाला टर्म और मिली वाला टर्म दोनों ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फायदेमंद है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है, क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है, तो ये जो है फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसका मान जो होता है एक एब्सोल्यूट ओम से, मतलब एक निरपेक्ष ओम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ठीक है। एक इंटरनेशनल ओम जो है दोस्तों, एक इंटरनेशनल ओम जो है वो 1.00049 ओम के बराबर होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंटरनेशनल ओम जो है। तो ये आपको फैक्चुअल है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल होते जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, सीखने की बात है। ठीक है, सीखने की बात है, यहाँ पे आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा, बस ये समझ के रहना है। ठीक है, वैसे भी फाइनल एग्जाम तो है नहीं। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए, बनाइए, और आंसर आप पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिए। ये सब क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तो पहले खुद बनाइए, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिए। मैं बताता हूँ, देखिए नीचे दी गई आकृति में कौन सा बल्ब चमकेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 बल्ब है, एक है बल्ब 1, एक है बल्ब 2। ठीक है, एक बल्ब 1, एक है बल्ब 2, तो कौन सा चमकेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है दे दिया है कि 220 वोल्ट जो है लगा दिया है, 220 वोल्ट क्या है, लगा दिया है। अब 220 वोल्ट जो है दोनों बल्ब में लग रहा है, क्योंकि दोनों बल्ब क्या चीज में है, पैरेलल में है, समानांतर में है। दोनों बल्ब क्या चीज में है, पैरेलल में है, समानांतर में। और समानांतर में क्या होता है, वोल्टेज जो है समान होता है। तो दोनों बल्ब में कितना लग रहा है, तो सेम ही वोल्टेज लग रहा है, 220 वोल्ट दोनों बल्ब में लग रहा है। यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। अब बात है कि कौन सा बल्ब चमकेगा। तो आपको बताए थे दोस्तों, ठीक है, आपको बताए थे। जब भी यहाँ पे बोला 220 वोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ पे जब बोल रहा है कि 220 वोल्ट का है, यानी 220 वोल्ट का बैटरी लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बैटरी लगाते हैं 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का बैटरी लगा दिए। आपको क्या बताया गया था, आपको क्या बताया था कि विद्युत धारा जो बहता है, ठीक है, विद्युत धारा जो बहता है कैसे बहता है, विद्युत धारा तभी बहता है जब सर्किट बंद हो। ठीक है, बंद सर्किट में ही बहता है।
ठीक है। जब तक बंद सर्किट नहीं होगा विद्युत धारा क्या होगा, नहीं बहेगा। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है, इसी कंसेप्ट को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करके आपको देखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए बैटरी से शुरू करते हैं। अगर बैटरी से आप शुरू करते हैं तो देखिए पहला बल्ब को हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो करंट गया, करंट गया, करंट गया, यहाँ पे देखा नहीं तो बल्ब खुला हुआ है, खुला हुआ मतलब करंट नहीं बहेगा। ठीक है, करंट नहीं बहेगा, कैसे बहेगा, नहीं बह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या है, खुला हुआ है, ओपन है। ठीक है, ओपन है, यहाँ पे बंद है। ठीक है, यहाँ पे जो है बंद है। अब देखिए वही देखते हैं हम लोग दूसरा बल्ब के लिए। दूसरा बल्ब को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से जो है जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है करंट। यहाँ पे भी देखिए बंद है, बंद है, आराम से आ रहा है करंट। मतलब यहाँ पे सर्किट जो है आपको बंद दिख रहा है, सर्किट जो है आपको बंद दिख रहा है, क्लोज्ड सर्किट दिख रहा है। तब करंट क्या होगा, बहेगा। करंट क्या होगा, बहेगा। तो आपको दिख रहा है कि B2 में बल्ब दूसरा वाले में जलेगा, लेकिन बल्ब पहला में नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि करंट तो बहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है, तो बल्ब 1 क्या है, खुला हुआ है, ओपन है। ओपन है तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो बल्ब 1 जो है नहीं जलेगा। वही बल्ब 2 की बात करें तो बल्ब 2 क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है बंद है, सर्किट इसका बंद है। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे बल्ब 2 जलेगा और बल्ब 1 नहीं जलेगा। तो बल्ब 2 जलेगा, कौन सा उत्तर, सी उत्तर, सी उत्तर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है, एक बार देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई आकृति में ए और बी के बीच में लघु संबंधन है, मतलब शॉर्ट कनेक्शन है। तो यहाँ पे दे दिया शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जहाँ पे प्रतिरोध जो है जीरो है, प्रतिरोध जो है यहाँ पे जीरो है। कहाँ पे, तो शॉर्ट सर्किट जहाँ पे हमारा प्रतिरोध क्या है, जीरो है। यही समझना है। तो ये जो है इसके बीच में प्रतिरोध क्या है, शून्य है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है हम बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसमें केवल R2 जो है शॉर्ट होगा। देखिए R2 शॉर्ट होगा, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब जो है R1, सब यहाँ पे देखिए R1, R2 और R3 सब क्या चीज़ में है, पैरेलल में है, समानांतर में है। सब क्या चीज़ में है, पैरेलल में है। R1, R2, R3 और ये वाला भी, ये वाला भी क्या है, सब पैरेलल में है। सब क्या है, समानांतर में है। सब क्या चीज़ में है, समानांतर में है। क्योंकि आपको दिख रहा है डिजाइन से सब समानांतर में है। आपको क्या बताया गया था, करंट जो है, करंट क्या करता है, करंट जो है, धारा क्या करता है, हमेशा जो है लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, मतलब सबसे जो छोटा प्रतिरोध रहता है उससे होकर गुजरता है। ठीक है, करंट जो है सबसे छोटा प्रतिरोध से होकर गुजरता है। अगर प्रतिरोध जीरो हो तो सारा का सारा करंट कहाँ जाता है, उसी से जाता है। अगर प्रतिरोध जो है जीरो है तो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, तो उसी के साथ पूरा करंट निकल जाएगा। तो वैसे इस बैटरी से करंट निकलेगा, कहीं और नहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। पूरा पूरा कहाँ से करंट घूम जाएगा, तो पूरा का पूरा करंट जो है शॉर्ट सर्किट से होकर घूम आएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट जो है इस प्रकार से घूम आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा करंट जो है इस प्रकार से घूम आएगा। क्योंकि इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध क्योंकि कितना है, इसका प्रतिरोध जो है आप देखे थे, इसका प्रतिरोध जो है शून्य है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है R1 में कोई करंट नहीं बह रहा है, R2 में कोई करंट नहीं बह रहा है और R3 में भी कोई करंट नहीं बह रहा है। इसका क्या बोल सकते हैं, यानी कि तीनों का तीनों शॉर्ट हो गया है, तीनों क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा बी। इससे R1, R2 और R3 सभी क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब सबको सब क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, सबको सब शॉर्ट हो गया, मतलब उनमें से कोई करंट नहीं बह रहा है। ठीक है, R1 में कोई करंट नहीं है, R2 में कोई करंट नहीं है, R3 में कोई करंट नहीं है। सबके करंट कितना बह रहा है, सब में करंट शून्य बह रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा करंट जो है आपका शॉर्ट सर्किट से चला गया, शॉर्ट सर्किट से पूरा पूरा करंट चला गया। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। अब कुछ सीखेंगे, उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे, तब सीखने की बारी आ चुकी है। तो सीखने के लिए तत्पर हो जाइए आप लोग कंसेप्ट को। चलिए कंसेप्ट को सीखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, कंसेप्ट सीखते रहेंगे और मज़ा आता रहेगा आप लोगों को। देखिए बोल रहे हैं कि अभी केसीएल पढ़ने वाले हैं। केसीएल का फुल फॉर्म समझिए, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स का करंट का नियम। कहते क्या है, किसी भी नोड पर, ये एक नोड है, ठीक है, नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, तो जहाँ पे जो है मल्टीपल टर्मिनल आते हैं और निकलते हैं, ये बिंदु है, यहाँ पर कुछ करंट आया,
कुछ करंट निकला, कुछ करंट आया, कुछ करंट निकला, कुछ करंट निकला, इस तरीके का है। तो ये नोड है, ये एन क्या है, नोड है। इस पे जो करंट आ रहा है पूरा पूरा करंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यही कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट नया नहीं है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। किसी भी नोड पे आने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा क्या होगा, कुल बराबर होगा। ठीक है, आने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं। तो यहाँ पे आने वाली धारा कौन है, तो कौन जो है इसमें घुस रहा है, कौन घुस रहा है, तो यहाँ पे ये घुस रहा है, ये घुस रहा है, ये घुस रहा है, और ये दोनों तो निकल रहा है। ठीक है, तो I1 I2 I3 क्या हो रहा है, घुस रहा है। तो सबको लिख दीजिए एक तरफ, घुसने वाले को I1 जोड़ I2 प्लस I3। निकल रहा है कौन, तो I4 प्लस I5 जो है निकल रहा है। ये दोनों जो है बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। यही कंसेप्ट है। मतलब कोई भी नोड है ना, कोई भी नोड है, उसमें जितना धारा घुसेगा उतना धारा निकल जाएगा। मतलब हमको कोई धारा जो है बचा हुआ नहीं रहेगा, पूरा धारा जो घुसेगा पूरा धारा निकल जाएगा। जो भी धारा घुसेगा सब सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है किरचॉफ्स का करंट का नियम, किरचॉफ्स का करंट का नियम। इसको आप कैसे देख सकते हैं, इसको और लिखने का क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए जो आउट गोइंग लाइन है ना, जो इस बिंदु से बाहर निकल रहा है लाइन, जो करंट जो है इससे बाहर निकल रहा है उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, जो अंदर घुस रहा है उसको क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो जो भी बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव मानिए, जो अंदर घुस रहा है उसको निगेटिव मानिए। ठीक है, तो देखिए I4 आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, I5 आपका पॉजिटिव हो गया, अब बाकी सब अंदर घुस रहा है तो निगेटिव हो गया। I1 I2 I3 तो निगेटिव हो गया क्योंकि अंदर घुस रहा है। बराबर क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है लिखने का। ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। ये तरीका जो है ज़्यादा अच्छा तरीका है लिखने का, क्योंकि इसमें जो है आपको देखने में गलती हो सकता है कि कौन अंदर घुस रहा है कौन बाहर घुस रहा है। आपको हो सकता है एक पल के लिए कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन ये वाला में आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों समान चीज़ है, दोनों सेम के सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। कंसेप्ट समझ गए, दोनों सेम है। कंसेप्ट क्या है कि जो भी करंट कोई नोड में घुसता है पूरा पूरा करंट निकल जाता है। ठीक है, तो जो घुस रहा है उसको जोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए कि इसके जो करंट निकल रहा है सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग एक साइन कन्वेंशन क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस इसके लिए लेंगे। तो जो करंट बाहर निकल रहा है, आउट गोइंग जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, बाहर की ओर करंट जो जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, इसको लिखने के लिए बोल रहे हैं। और निगेटिव किसको लेंगे, तो जो इंटर कर रहा है, करंट जो है इंटर कर रहा है नोड में। ठीक है, तो अंदर की ओर जो आ रहा है ना उसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों का सेम ही चीज़ है, दोनों का सेम ही मतलब है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे बस। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे। अभी हम लोग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 में देखिए सिंपल चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे बोल रहे हैं कितना एम्पियर। आप लोग आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन टक बनाए होंगे अपने हिसाब से और कुछ ना कुछ आंसर लेके आए होंगे। अब हम बताते हैं कैसे होगा। करना क्या है, तो हमेशा क्या बोले हैं कि जो भी करंट बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव मानिए, जो अंदर घुस रहा है उसको निगेटिव मानिए। ठीक है, जो भी करंट बाहर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव मानिए, जो अंदर घुस रहा है उसको निगेटिव मानिए। तो देखिए ये क्या है, निगेटिव, क्योंकि अंदर घुस रहा है, इस नोड में क्या हो रहा है, घुस रहा है, तो -2 हो गया। अगला क्या है, ये बाहर निकल रहा है, इस नोड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसको +3 कर दीजिए। फिर ये क्या है, ये वाला देखिए अंदर घुस रहा है, तो अंदर घुसने को माइनस में लेना है, तो -1 हो गया। अब ये वाला जो आई है, आई कैसे दर्शाया गया है, तो अंदर की ओर दर्शाया गया है, मतलब अंदर की ओर मतलब माइनस, तो -i बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जूट के 0 हो गया। ठीक है, तो करंट आपको क्या आ गया, 0 आ रहा है, यानी कि ये जो आई जो है 0 एम्पियर है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आई से कोई करंट बह नहीं रहा है, आई क्या हो गया, 0 एम्पियर हो गया आंसर इसका।
कुछ नहीं करना, सिंपल कंसेप्ट लगाना है। जो बाहर जा रहा है उसको प्लस में लिखना है, जो अंदर आ रहा है नोड में, ठीक है, इसको नोड लिख दीजिए n, जो अंदर आ रहा है उसको माइनस में लिखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल कंसेप्ट है। क्या करना है देखिए, कुछ नहीं करना है, वही करना है जो बताए थे। क्या करना है, जो अंदर जा रहा है उसको माइनस में, जो बाहर निकल रहा है उसको प्लस में। देखिए अंदर जा रहा है इसको -22 लिख देते हैं, ये वाला भी अंदर जा रहा है तो -1 लिख दीजिए, ये वाला भी अंदर जा रहा है तो -10 लिख दीजिए। देखिए ये वाला भी अंदर ही जा रहा है तो -i लिख दीजिए, ठीक है, -i लिख दीजिए, ये भी अंदर जा रहा है तो -2 लिख दीजिए। इतना और हो जाएगा 0, ठीक है। तो i को उस साइड में लिख लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -23 -33 -2 होगा 35। यानी देखिए आई आ रहा है निगेटिव में, आई क्या आ रहा है निगेटिव में, मतलब हमारा आई कितना आ रहा है भाई, तो आई आ रहा है -35। अब बोलेंगे सर माइनस में कैसे हो सकता है, हमारा आई तो ये है, अंदर जा रहा था, माइनस में कैसे हो सकता है, यानी कि उल्टा दिशा में होगा आंसर हमारा, ठीक है। हमारा आई जो मान चुके थे पहले कि अंदर जा रहा है, लेकिन आ रहा है माइनस में, यानी कि करेंट जो हम माने थे वो दिशा जो है गलत है, उल्टा दिशा में हमारा करंट बहेगा, यानी कि इधर करंट बहेगा 35 एम्पियर का, ठीक है। मतलब जो माना हुआ है दिशा जो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर एम्पियर बहेगा 35। तो क्वेश्चन में आई पूछेगा तो -35 ही उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन डायग्राम में हमको क्या समझना है कि जो करंट है जिधर हम माने थे उसकी उल्टी दिशा में बह रहा है, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या है, जिधर हम लोग करंट माने थे उसकी उल्टी दिशा में खाली बह रहा है, सिंपल, कुछ नया नहीं है इसमें। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से और सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज का लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये भी सिंपल है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है, तो उसमें क्या हो रहा था, किरचॉफ्स करंट लॉ में करंट का सम 0 हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का सम 0 हो जाएगा, वोल्टेज का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें जो है लूप में घूमना है, ये जो लूप है ना, पूरा का पूरा लूप में क्या करना है, एक बार घूमना है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, पूरा का पूरा लूप में एक बार घूमना है, घूम करके वोल्टेज को क्या कर देना है, 0 कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से, ठीक है, तो घूमने वाला दिखा दिया डायरेक्शन, ठीक है, ये दिशा में हम लोग क्या करना है, घूमना है, इस दिशा में घूमना है और फिर यहीं तक आना है, और सबको हम क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, तो यहाँ से गए, तो माइनस से प्लस जब भी जाएंगे, माइनस से प्लस जब भी जाएंगे, देखिए यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो क्या करना है, प्लस लिखना है हमेशा। माइनस से प्लस जब भी जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस, तो यहाँ पे VS हो जाएगा प्लस में, ठीक है, VS हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जाएंगे गोल गोल घूमते हुए, ठीक है, जब भी आप गोल गोल घूमते हुए जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, तो -VR1 हो गया, क्योंकि रजिस्टेंस पहला रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है ये। वैसे यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो VR2, ठीक है। वैसे यहाँ पे जब जाएंगे तो ये भी देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी -VR3। अब बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है दोस्तों, बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो क्या समझ में आ रहा है कि VS बराबर क्या हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा, देखने को ये मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें करंट मान लेना है, इस दिशा में, इस दिशा में करंट आप मानेंगे तभी जाके आपको ये साइन कन्वेंशन मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो करंट मान लिया उस दिशा में। अब देखिए VS तो आपको पता ही है दोस्तों, VS तो आपको पता ही है, ठीक है। VR1 क्या हो जाएगा, VR1 क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू आपको पता है दोस्तों IR होता है, ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है IR, आई तो मान चुके हैं, चूंकि सीरीज है तो सब में क्या होगा, करंट सेम ही होगा, सब सीरीज में दिख रहा है, श्रेणी में दिख रहा है, तो करंट क्या होगा, सेम होगा, तो आई सब में आई ही होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। R2 में क्या हो जाएगा, R2 में भी आई होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 ओम, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना दिख रहा है, 20 ओम दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हो गया 20, अगला आई जो है आई है यहाँ पे 5 ओम, ठीक है, तो ये हो गया कितना, 35, 35 5 40, तो 40 आई हो गया। VS का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, VS का वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट, ये 20 हो गया, तो आई बराबर कितना हो गया, 20/40, यानी कि 0.5, ठीक है। तो अब क्या समझना है आपको, निकालना समझना ये है कि सबको वोल्टेज को जब जोड़ दीजिएगा ना विथ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगा करके जब वोल्टेज को जोड़ दीजिएगा तो सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सबका सम क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यही कंसेप्ट समझना है,
चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। घबराने की तो बात है ही नहीं, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे आपका है 4 ओम, यहाँ पे आपका 6 ओम, यहाँ पे आपका 10 ओम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है दोस्तों? आपको निकालना है करंट। ठीक है, इसमें आपको करंट निकालना है। कैसे निकालिएगा? मान लीजिए करंट जो है इस दिशा में घूम रहा है। ठीक है, करंट मान लीजिए इस दिशा में घूम रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, पूरा सर्किट में जो है इस प्रकार से घूम जाना है, किसी प्रकार से भी घूम जाना है, और जहाँ से घूमे थे वहीं तक आ जाना है। ठीक है, अब कैसे कीजिएगा देखिए। ठीक है, अब देखिए करंट जैसे इसमें घूम रहा है, करंट इसमें जैसे जा रहा है, तो प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको साइन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से साइन बनेगा। करंट ऐसे घुस रहा है तो इस प्रकार से साइन आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब घूमेंगे, क्या करेंगे? अब घूमेंगे। अब घूमते कैसे हैं देखिए, जब घूम रहे हैं सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो यही आपका आएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस से प्लस जा रहे हैं, ये माइनस है, ये प्लस है। बड़ा वाला क्या होता है? प्लस होता है, छोटा वाला होता है माइनस। ठीक है, छोटा वाला माइनस होता है। यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। तो माइनस से प्लस जब भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा। अगला हम देखिए, अगला हम जैसे हम लोग जानने लगेंगे, अगला हम लोग जैसे ही जानने लगेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा? प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज हो गया आपका 4 गुना आई। ठीक है, वैसे जब यहाँ पे पार करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी माइनस होगा। तो -6 इंटू आई हो जाएगा दोस्तों, बराबर 0। तो 10 - 10 आई बराबर 0 हो जाएगा। तो 10 आई बराबर 10 और आई बराबर 1 एम्पियर, यानी कि सर्किट में हो जाएगा 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो आई कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो समझ गए, इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इस बार सिंपल क्वेश्चन लेंगे। इस बार क्वेश्चन क्या लेंगे? इस बार क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग लेंगे। क्या लेंगे? इस बार जो है बैटरी का ही वैल्यू हम पूछ दे रहे हैं, ये बैटरी इसका वोल्टेज क्या होगा वही पूछना चाहते हैं हम। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 2 ओम है, ये है 12 ओम, ये है 2 ओम, ये है 12 ओम। मान लीजिए करंट का वैल्यू दे दिया है कितना? तो 4 एम्पियर करंट बह रहा है। अभी पूछ रहा है बैटरी का मान क्या होगा। ठीक है, बैटरी का मान क्या होगा? ठीक है, तो कैसे कीजिएगा? सब बनाइए, तो इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, तो कैसे बनाइएगा आप लोग देखते हैं हम। आप लोग को ऐसे आता है बनाने की नहीं आता है? देखिए हम बताते हैं। अब देखिए जैसे करंट घुस रहा है ना, यहाँ पे प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, बैटरी में ऐसे ही होगा। करंट देखिए, करंट ऊपर से आ रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे भी करंट घुसेगा तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपको पता है, बड़ा वाला होता है प्लस और नीचे छोटा वाला होता है माइनस। अब क्या करना है? एक बार खाली घूम जाना है। एक और क्या करना है? इसमें घूम जाना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको घूम जाना है, अपने आप आपको हो जाएगा काम। ठीक है ना, एक बार आपको घूम जाना है, अपने आप काम आपको हो जाएगा। सबसे पहले यहीं पे आते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस भी कर दीजिए। ठीक है, प्लस भी कर दीजिए। अगला में क्या है? माइनस से प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? तो -4 × 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, तो हो जाएगा, आई दिया हुआ है, भी यहाँ पे आई दे दिया है और आर दे दिया है, तो वोल्टेज निकल जाएगा V इक्वल टू आई आर। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो ये गुने आपका 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 दोस्तों। ठीक है, तो V बराबर क्या हो गया? यहाँ पे -8, यहाँ पे हो गया 48, बराबर 0। तो V बराबर आपको 56 वोल्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो वोल्टेज कितना हो गया? 56 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूँ। बाकी क्वेश्चन आएगा तो और भी प्रैक्टिस होगा। चलिए अब कुछ टेक्निक सीख लेते हैं, जो कि कभी काम आ जाता है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट काम आ जाता है आपको, इसलिए टेक्निक सीख लेते हैं। पहला टेक्निक जो है उसको बोलते हैं करेंट डिवाइडर रूल। इसको शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शॉर्टकट। देखिए कैसे होगा, कैसे काम आएगा ये। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए ये पैरेलल है, दो क्या है? पैरेलल है। ये R1 बोल दीजिए और ये R2 बोल दीजिए। ये R1 बोल दीजिए, यहाँ पे R2 बोल दीजिए।
तो यहाँ पर मान लीजिए करेंट जो है आई करेंट आ रहा है, पूरा का पूरा करेंट जो है आई आ रहा है। ये क्या होगा, करेंट जो है I1 और I2 में बढ़ जाएगा शुरू में, है ना। करेंट जो है I1 I2 में बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर करेंट जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर करेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर आई बन जाएगा, है ना, जुड़ के आई बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आई जो है I1 + I2 है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही करेंट जो है आगे जाके I1 + I2 बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पूछेगा क्वेश्चन कि I1 का मान क्या होगा और I2 का मान क्या होगा, तब जाके हमारा जो है कंसेप्ट काम आएगा, हमारा जो है शॉर्टकट काम आएगा, ठीक है। यहाँ तो सबको पता है कि I1 जो है सर वही आगे जाके, ये तो सबको पता है सर ये I1 जो है वही आगे जाके क्या हो गया, I जो है यहाँ पे वही आगे जाके I1 और वही आगे जाके I2 बन गया है। तो ये दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आई आ ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये दोनों को जोड़िएगा तब तो आई आ ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमको जानना है कि I1 कितना है और I2 कितना है, खाली प्रतिरोध का अगर मान दिया हुआ है तो कैसे निकालिएगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको I1 पूछ लिया, I1 पूछ लिया तो क्या करना है, जैसे आपको I1 पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। I1 जैसे पूछ लिया तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उल्टा वाले को लेना है, सबसे पहले उल्टा वाले को लेना है, मतलब R2 को लेना है। अगर I1 पूछेगा तो क्या करना है, I2 को यहाँ पे लेना है। R1 पूछेगा तो क्या करना है, या I1 पूछेगा तो क्या करना है, आपको I2 को लेना, I2 वाले रेजिस्टेंस को लेना है, मतलब R2 को लेना है, ठीक है। I1 पूछ रहा है तो R2 को लेना है सबसे पहले, तो ले लिया R2 को, और नीचे क्या रखना है, तो नीचे दोनों को जोड़ के रख देना है R1 + R2, ठीक है। ये कर दिए, इतना गुना खाली आई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना गुना आई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। रुकिए ख्याल से लिखते हैं इसको, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है देख लीजिए। जब भी ऐसा पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी I1 पूछ दिया तो क्या करना है, सबसे पहले उल्टा वाला रखना है, उल्टा वाला प्रतिरोध को रखना है, मतलब R2 को रखना है, और नीचे दोनों को जोड़ देना है, R1 + R2 को रख देना है। अब गुना किसे करना है, तो टोटल जो करंट है I से करना है गुना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ये वाला बात, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। वैसे ही सिंपल वैसी अवस्था में क्या करना है, अगर आपको I2 पूछ लिया तो क्या करना है, I2 पूछ लिया तो उल्टा वाला प्रतिरोध लेना है, मतलब R1 लेना है, R1, 1 मिनट रुकिए। जो I2 पूछेगा तो क्या कीजिएगा, R1 लेना है, और नीचे हो जाएगा R1 + R2, और गुना किसे करना है, तो टोटल करंट I से गुना करना है। शॉर्टकट समझ में आ गया। तो जिसका भी मान पूछेगा उसके उल्टे वाले प्रतिरोध को ऊपर में लिखना है, और नीचे दोनों का जोड़ के लिखना है, और आपको इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उत्तर तुरंत आ जाएगा, शॉर्टकट में तुरंत आंसर आ जाएगा, यही शॉर्टकट है। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फार क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे मान लीजिए कि 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। पूछ रहा है आपको करंट I1 निकाल दीजिए, और एक पूछ रहा है करंट I2 निकाल दीजिए। तो बनने में देर होगा, बिल्कुल देर नहीं होगा, तुरंत बन जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा बताइए। तो I1 जैसे ही पूछ दिया तो क्या करना है, सबसे पहले उसका उल्टे वाला प्रतिरोध को लेना है, मतलब 4 को लेना है, और नीचे क्या होगा, दोनों को जोड़ देना है, 4 + 2। अब गुना किसे करना है, तो टोटल करंट जो आ रहा है 6 एम्पियर से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/6 × 6, तो आंसर हो जाएगा, कट गया 4 एम्पियर। तो आपको निकल गया 4 एम्पियर ये, ठीक है। और जैसे आपको पता चल गया कि 4 एम्पियर है, तो बाकी करंट कहाँ जाएगा, इधर। तो 2 एम्पियर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। चलिए 2 एम्पियर वेरीफाई भी कर लेते हैं, फार्मूला से आ रहा है कि नहीं। तो I2 पूछ रहा है, I2 पूछा तो क्या करना है, सबसे पहले R2 को ऊपर रखना है, मतलब R1 को ऊपर रखना है, 2 को ऊपर रख दिया, नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 4, इतना को क्या करना है, टोटल करंट से गुना कर देना है। तो 2/6 × 6 हो गया, मतलब 2 एम्पियर ही आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चलिए, ये ऊपरे वाला जो नियम था उसको बोलते हैं करेंट डिवाइडर रूल। अभी क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। ये करेंट जो डिवाइडर रूल है ना, कब काम आता है, तो हमेशा जो है पैरेलल सर्किट में काम आएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो पैरेलल सर्किट है उसी में काम आ रहा है। ये दोनों क्या है, समानांतर सर्किट है। तो ये जो है नियम कहाँ काम आता है आपको देखने में, तो पैरेलल सर्किट जहाँ पे रहेगा ना वहीं पे आपको ये काम में आएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में आपका करेंट जो है बढ़ता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज तो आपका सेम रहता है, ठीक है।
पैरेलल सर्किट में आपको पता भी है वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। करंट डिवाइड होता है, बढ़ता है। चलिए, अब वोल्टेज डिवीजन जो रूल है ना दोस्तों, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सीरीज वाला होता है, यहाँ पे सीरीज में अप्लाई होता है, सीरीज सर्किट में ये काम में आता है। देखिए कैसे, फार्मूला देख लेंगे और क्वेश्चन भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको VS है सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे आपको R1 और R2 दे दिया है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, R1 है, R2 है। R1 में वोल्टेज कितना है, करेंट चूंकि ऐसे निकलेगा तो हमेशा इस तरीके से आपको बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस और माइनस बनेगा। इसको बोल दीजिए कि वोल्टेज जो R1 को है इसको VR1 बोल देते हैं, वोल्टेज जो R2 में है VR2 बोल दीजिए। अगर पूछ लिया कि V1, आपको बताना है कि VR1 क्या होगा। ठीक है, VR1 क्या होगा, मतलब R1 में कितना वोल्टेज है, VR1 मतलब क्या है, R1 में कितना वोल्टेज है वही पूछ रहे हैं। तो R1 में कितना वोल्टेज है भाई, R1 में कितना वोल्टेज है, तो इसमें जिसमें पूछा जाए उसी को ऊपर में रखना है, R1 रख देना है, नीचे क्या रखना है, दोनों को जोड़ के रख देना है। अब क्या करना है, गुना कर देना है, किससे, तो सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, किससे, तो सप्लाई वोल्टेज से। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, वैसे पूछेगा कि R2 में कितना वोल्टेज है, तो जिसमें वोल्टेज पूछा है उसी को ऊपर में रखना है और नीचे में दोनों का जोड़ के रखना है, गुना किसे करना है, सप्लाई वोल्टेज से गुना करना है। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस ही तो हम लोग का काम है, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको है 4 ओम, यहाँ पे है आपका 8 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ ले कि जो है यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V1। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया कि वोल्टेज यहाँ V1 क्या होगा, और यहाँ पे पूछ लिया कि वोल्टेज जो है V2 क्या होगा। तो V1 जैसे ही पूछ लिया क्या करेंगे भाई, जो प्रतिरोध V1 का है तो 4, नीचे क्या हो जाएगा, 4 + 8 जुड़ जाएगा, गुना 12 क्या हो जाएगा, 4/12 गुना 12 तो हो गया कितना, 4 वोल्ट। तो V1 आपको निकल गया 4 वोल्ट। V2 निकालने का 2 तरीका है, एक तो V2 निकालने का क्या तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है, तो आपको पता होना चाहिए कि VS जो है V1 + V2 ही होता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। जो सप्लाई वोल्टेज है दोनों का जोड़ के ही हो जाएगा। ठीक है, अब जब KVL लगाइए तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, V2 कितना हो जाएगा, 12 पहले से था तो 12 - 4 चला गया तो 8 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, नहीं तो फार्मूला तो आपको पता ही है, V2 क्या हो जाएगा, तो 8 को ऊपर रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, 4 + 8 दोनों को जोड़ दीजिए, इंटू हो जाएगा 12। ये भी कर रहे हैं तो आपको 8 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो V2 क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल और उसको बोलते हैं करेंट डिवाइडर रूल। पहले वाले को करेंट डिवाइडर, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ये सीरीज में काम आता है, वो पैरेलल में काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सर्किट में काम आ रहा है, तो सीरीज में, वो वाला आता है पैरेलल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं AC और DC के बीच में थोड़ा अंतर के बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो AC क्या है और DC क्या है। ठीक है, AC वर्सेस DC। तो आप सबको कभी ना कभी सुना होगा कि AC क्या, AC करंट है, DC करंट है, ये आपने सुना जरूर होगा। ठीक है, तो आइए उसको एक बार देख लेते हैं कि AC करंट और DC करंट में अंतर क्या है और कौन जो है कहाँ पे प्रयोग में आता है। तो AC देखिए दोस्तों, AC क्या है, AC क्या है, AC करंट की जब भी आप बात करेंगे ना, तब देखेंगे कि इस प्रकार से वेवफॉर्म उसका बनता है। यानी कि कुछ देर के लिए, आधा साइकिल के लिए वो पॉजिटिव रहता है, उसके बाद आधा साइकिल के लिए निगेटिव हो जाता है। मतलब करंट का जो दिशा है वो बदल जाता है, करंट का जो दिशा है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। लेकिन आप DC में देखेंगे तो हमेशा जो करंट का दिशा है फिक्स रहता है, एक ही दिशा में करंट बहते रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। AC करंट क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। DC करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो दोनों का जो है कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। तो आइए दोनों के बीच में अंतर एक बार समझ लेते हैं और उसके बेस पे जो हम लोग क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए AC और DC में अंतर क्या एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों AC करंट जो है समय के साथ उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा जो है बदलते रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
वही अगर डीसी करंट के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है भारत में कितना होता है 50 हर्ट्ज, ये वाला बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। वही डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 0 हर्ट्ज होती है, कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, एसी करंट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो लंबी दूरी तक आपको ले जाना होगा ऊर्जा, तो क्या करेंगे? एसी करंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एसी करंट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वहाँ पे हानि क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर लंबी दूर तक ले जाएंगे ना डीसी करंट को, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे नुकसान जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको नुकसान क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। चलिए, पूरे चक्र में अगर पूरा साइकिल में अगर एवरेज निकालिएगा एसी का तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक पूरा साइकिल में एवरेज निकालिएगा एसी का तो 0 आ जाएगा, और वही औसत यानी कि एवरेज निकालिएगा डीसी का तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल वैल्यू ही आएगा, जो वैल्यू है वही आ जाएगा पूरे एवरेज में। ठीक है, एसी करंट से बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये बिल्कुल बात ध्यान में रखिएगा। एसी करंट से कभी भी बैटरी चार्ज नहीं होगा। किससे होगा? बैटरी चार्ज करने के लिए हमेशा डीसी करंट आपको लगेगा। ठीक है, अगर एसी को डीसी में बदलना है तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, एसी से अगर आपको डीसी में बदलना है दोस्तों तो क्या करना है? तो रेक्टिफायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो ये नाम जान लीजिए आज के बाद। रेक्टिफायर का प्रयोग कब करेंगे? तो एसी को जब डीसी में बदलना होगा तब करेंगे। ठीक है, और डीसी को एसी में बदलना है तब क्या करेंगे? तब इन्वर्टर का काम करेंगे। इन्वर्टर इसको बोलते हैं, इन्वर्टर हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इन्वर्टर होता है। ठीक है, इन्वर्टर होता है। आपके घर में जिसके पास भी आप इन्वर्टर लगा हुआ है वो समझिए कि डीसी से एसी में बदल करके आप बिजली को चलाते हैं, जब आप इन्वर्टर से लाइन चलाते हैं तब। आइए इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज के लिए फिर छुट्टी करेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 50 वोल्ट डीसी सप्लाई, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डीसी सप्लाई। क्या बोल रहे हैं? डीसी सप्लाई। इस बात को ध्यान में रखना है। 50 वोल्ट डीसी सप्लाई के बारे में बोल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आपको पता है कि डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है 0। एसी सप्लाई का क्या होता है? एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी भारत में, इंडिया में कितना होता है? 50 हर्ट्ज। क्या होता है? 50 हर्ट्ज। तो एसी है कि डीसी, इसी पे निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछ दिया डीसी सप्लाई, आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर डी। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से देखिए, किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पे करंट दिया हुआ है तो कौन सा लॉ होगा? तो किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल इसको बोलते हैं। ठीक है, आप केसीएल याद रखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें क्या होता है? तो करंट को जोड़ दीजिए, सबका जोड़ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। करंट को क्या होता है? जोड़ सबको 0 हो जाता है। ठीक है, करंट का जोड़ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी करंट को जोड़ के 0 आ रहा है वो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे करंट जोड़ के 0 आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट दिया हुआ, पहला वाला करंट को जोड़ते हैं तो 2.2। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो 2.2 जोड़ 1.8 पॉइंट, ये इसको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 0। बिल्कुल सही बात है, तो ये सही लग रहा है। अगला आप देख लेते हैं, इसमें वोल्टेज के बारे में बात किया तो ये भी देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अगर देखेंगे दोस्तों तो ये वाला V इक्वल टू आई आर पे तो बैठ रहा है, लेकिन V इक्वल टू आई आर क्या है? तो ये भाई ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, ओम्स लॉ है। ये आपका किरचॉफ्स लॉ नहीं है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ नहीं है, किरचॉफ्स का 2 लॉ है, एक है केसीएल और दूसरा क्या है? केवीएल। या तो वोल्टेज को जोड़ के 0 करना है या तो करंट को जोड़ के 0 करना है, यही 2 नियम है किरचॉफ्स का। ठीक है, तीसरा नियम तो है नहीं। इसको देख लेते हैं तीसरा में क्या है। तीसरा में क्या है? तो बोल रहा है 4.2 जोड़ 1.8 माइनस 5। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो 1 एम्पियर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, तो 2.2 1.8 प्लस 4, ये तो भाई 0 आ ही नहीं सकता है, सब जोड़ के संख्या आ जाएगा, बड़ा संख्या। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? उत्तर आपको दिख रहा है भाई पहला ही उत्तर सही है। दूसरा क्या है? दूसरा ओम नियम के हिसाब से सही है, लेकिन ये आपका किरचॉफ्स का लॉ नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन को बना लीजिए। खाली क्वेश्चन ही बनाना है, बाकी थ्योरी हो गया आज के लिए। बोले प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बताना है दोस्तों। सबसे पहले आप बताइए कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, सबसे पहले आप यही बता दीजिए हमको। यहाँ पे आपको सीरीज में दिख रहा है यानी श्रेणी में दिख रहा है या समानांतर में दिख रहा है, यही से आपका गेम ओवर हो जाएगा। जो बच्चे बता दिए उनका गेम सही हो जाएगा, जो बच्चे नहीं बता पाए उनका गेम ओवर यहीं से हो जाएगा। तो आप लोग में से जो बच्चे बता रहे हैं श्रेणी है वो तो गलत हो जाएगा। उत्तर क्या है? यहाँ पे समानांतर है, समानांतर है। आपको पता होना चाहिए समानांतर में है, क्योंकि समानांतर में आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है।
ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, श्रेणी में आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, समानांतर दिख रहा है। समानांतर में क्या कंसेप्ट जानते हैं हम लोग, क्या कंसेप्ट जानते हैं भाई? समानांतर में सर वोल्टेज सेम, एक ही चीज़ हम जानते हैं सर, समानांतर में ज़्यादा हम जानता नहीं है, वोल्टेज सेम करना है बस। दोनों में समझ लिए कि वोल्टेज सेम लग रहा है, दिख भी रहा है, दोनों में वोल्टेज क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो V इजिकल टू IR आपको पता है, V इजिकल टू IR आपको पता है, उसी का प्रयोग करना है और आंसर प्राप्त करना है। वोल्टेज आपको 120 वोल्ट दिया है, आई आपको पता करना है, प्रतिरोध कितना है 10, इसमें अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसमें करंट निकल रहे हैं आपको, तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 10 कर दिए तो आपको कितना हो गया, 12 एम्पियर आ रहा है, 12 एम्पियर आ रहा है, क्या आ रहा है, 12 एम्पियर। एक मिनट रुकिए, क्या रहा है यहाँ पे आपको 12 एम्पियर देखने को मिल रहा है। वैसे ही ऊपर वाला भी करेंगे तो ऊपर में भी वोल्टेज सेम ही है, V इक्वल टू IR यहाँ भी लगा दीजिए, वहाँ पे भी सेम कर दिए, बिल्कुल सेम हो जाएगा कैलकुलेशन। आई निकालना है 10 है, दोनों समान है, तो यहाँ पे भी आपको 12 एम्पियर ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 12 एम्पियर ही बह रहा है। दोनों में करंट कितना बह रहा है, तो 12 एम्पियर बह रहा है। दोनों में करंट कितना बह रहा है, तो 12 एम्पियर। उत्तर क्या हो जाएगा, तो 12 एम्पियर। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी आपको 12 है, और दोनों आ कहाँ से रहा है, जब पीछे से जाएंगे देखिए दोनों आ रहा है इस बिंदु से, यानी कि यहाँ से आ रहा है, तो आ कितना रहा है बैटरी से, तो 12 जोड़ 12 तो 24 हो जाएगा। अगर पूछ जाए कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो 24 करंट निकल रहा है, लेकिन प्रतिरोध में कितना बह रहा है, तो 12 एम्पियर बह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कल को पूछ जाएगा बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो 24 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि 500 वाट के जो हैं 2 लैंप हैं, समानांतर में लगे हुए हैं, लगा देते हैं फटाक फटाक। समानांतर वाला तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बल्ब को इस प्रकार से दिखाते हैं, 2 गो बल्ब हैं, दोनों समानांतर में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, समानांतर में, ठीक है, समानांतर में लगे हुए हैं। समानांतर में आपको इस प्रकार से कनेक्शन होता है, ठीक है, समानांतर में लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कितना वाटेज होगा, मतलब कितना पावर होगा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैटरी में लगा हुआ है, ठीक है। अब दोनों बैटरी का जो रेटिंग है, दोनों लैंप का रेटिंग क्या है दोस्तों, तो समान है। दोनों लैंप का रेटिंग क्या है, समान है। 500 वाट इसका भी है या 500 वाट इसका भी है, ठीक है। दोनों में वोल्टेज क्या लग रहा है, तो समान लग रहा है। वोल्टेज क्या लग रहा है, पैरेलल में दोनों वोल्टेज समान होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए आई एम करंट बह रहा है, तो यहाँ पे भी करंट कितना बहेगा, आई ए बहेगा, क्योंकि वोल्टेज समान है, लैंप बराबर रेटिंग का है, तो करंट भी क्या होगा, समान ही बहेगा। करंट भी क्या होगा, समान ही बहेगा, ठीक है। करंट भी क्या होगा, समान ही बहेगा, ठीक है। तो आपको पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर जो है यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई देगा। टोटल पावर क्या हो जाएगा, जुड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि अगर पहला पावर देखिएगा, पहला आपका लैंप का पावर देखिएगा, तो क्या हो जाएगा P1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा V गुने I हो जाएगा। P2 भी देखिएगा, तो उसमें भी सेम वोल्टेज लग रहा है, भी V गुने I हो जाएगा, ठीक है, V गुने I हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है, टोटल पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 ही तो होगा, और क्या होगा, P1 प्लस P2, तो हो जाएगा 2 गुने V गुने I हो जाएगा, ठीक है। और एक V गुने I दे दिया है पहले से कितना, तो 500, तो 2 गुने VI कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 500 यानी कि 1000 वाट हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1000 वाट, आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये सब दिया हुआ टेबल एक बार देख लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये टेबल आप एक बार देख लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। क्या देखना है, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, सेम वोल्टेज, ये ध्यान में रखना है, कुछ नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। पैरेलल में सेम वोल्टेज, सीरीज में सेम करंट, अब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है, एक बार देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बार बार वही सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बोल रहे हैं कि डीसी धारा की आवृत्ति क्या होती है, अभी बताए ना क्या, कि डीसी धारा की जो आवृत्ति होती है 0, और एसी की कितनी होती है, तो भारत में एसी की होती है 50 हर्ज, यहाँ पे इंडिया में, भारत में 50 हर्ज, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अमेरिका वगैरह में अलग होता है, अमेरिका में कितना होता है, अमेरिका में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो 60 हर्ज होता है। चूँकि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज में भी, मतलब इंग्लैंड वगैरह में भी कितना है, तो 50 हर्ज ही है। क्योंकि भारत पहले कहाँ किसका गुलाम था, तो अंग्रेजों का ही गुलाम था, तो अंग्रेज ही ये सिस्टम बना के गए हैं 50 हर्ज वाला, ठीक है। और अभी इक्विपमेंट बदलने का, मशीन बदलने का इतना खर्चा हो जाएगा, अगर आप 50 से 60 पे जाएंगे, ये उतना जो है कोई भी देश नहीं झेल पाएगा। इसीलिए हम लोग इंग्लैंड वाला जो दिया है, अंग्रेज जो दे के गया है, वही हम लोग चला रहे हैं 50 हर्ज पे ही। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीसी पूछा है तो उत्तर हो जाएगा 0 हर्ज, एसी पूछता है तो 50 हर्ज,
बोल रहे हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है दोस्तों ओम। ठीक है, ओम। एम्पियर किसका है, तो करंट का है, यानी धारा का है। बड़ा सुंदर सा है, सिंपल सा है। वोल्ट किसका है दोस्तों, तो ये वोल्टेज का है। वाट किसका है दोस्तों, तो शक्ति का है, यानी कि पावर का है। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 ओम के रजिस्टर में प्रति सेकेंड इतना ऊष्मा जो है प्रवाहित होता है, उत्पन्न होता है, सॉरी। रजिस्टरों के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करें। क्या करें, विभवांतर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है होशियारी वाला क्वेश्चन है। आपको होशियारी लगाना है यहाँ पे, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हीट, हीट का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हीट का है। क्या जी का है, हीट का है। अब देखिए दोस्तों, हीट का क्या है, हीट देखिए एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। हीट क्या है, एनर्जी है। आपको बताए थे एनर्जी और पावर के बीच में संबंध क्या है। तो एनर्जी जो होता है दोस्तों, पावर को समय से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। एनर्जी बराबर होता है पावर गुने टाइम। ठीक है, और आपको फार्मूला बताए थे कि 3 को फार्मूला आपको होता है पावर का, और वो सेम फार्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का। लगा दीजिए कौन कौन फार्मूला होता है, लिख देते हैं। V इक्वल टू आई, पावर इक्वल टू क्या होता है, P गुने आई। और पावर का क्या फार्मूला बताए थे, V गुने आई। एक हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर आर। तीसरा क्या बताए थे, तो V स्क्वायर बटे आर। ये 3 को फार्मूला बताए थे। अब बताए थे कि जब भी एनर्जी निकालना हो दोस्तों, सब में टाइम से गुना कीजिए, सब में टाइम से गुना कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पे प्रयोग में आएगा उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वोल्टेज, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है वोल्टेज निकालना है। क्या दे दिया है, ऊर्जा दे दिया है। ऊर्जा क्या दिया है, दे दिया है, ऊर्जा दे दिया है आपको कितना, 125। ऊर्जा को 125 दे दिया है। ठीक है, और समय दे दिया है दोस्तों, समय दे दिया है कितना, पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड। आपको प्रतिरोध का मान भी दे दिया है, आर का मान दे दिया है 5 ओम। तो कौन सा फार्मूला दिख रहा है, वोल्टेज वाला फार्मूला, मतलब ये वाला फार्मूला जो है सटीक बैठेगा आज के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाइए और क्या कीजिए, सिंपल से बन जाएगा तुरंत। तो ऊर्जा दे दिया 125, वोल्टेज आपको निकालना है, रेजिस्टेंस दे दिया 5, समय दे दिया 1 सेकेंड। तो V स्क्वायर बराबर हो गया 625। क्या हो गया, V स्क्वायर बराबर 625। V कितना हो जाएगा, तो पता है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है, 25 होता है। तो आंसर हो जाएगा 25 वोल्ट। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगाना है आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 110 वोल्ट की आपूर्ति के लिए, 110 वोल्ट की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट का तापक प्रयोग किया जाता है। मतलब सप्लाई वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो सप्लाई है कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। ठीक है, उसको प्रयोग कितना कर रहे हैं, तो 220 वोल्ट का जो है हीटर प्रयोग कर रहे हैं। 220 वोल्ट का हीटर है, उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो बोला उष्मा, हीट जनरेटेड कितना होगा, कितना उष्मा जो है जनरेट करेगा, कितना उष्मा जो है उत्पन्न करेगा। आपको क्या पता है भाई, अभी देखिए यहाँ पे वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है, तो वोल्टेज से रिलेटेड जो फार्मूला है उसको देखेंगे, उष्मा वाला। तो हीट बराबर क्या होता है, हीट एक प्रकार क्या है, एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर गुना टी हो जाएगा। ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर इंटू टी हो जाएगा। ये फार्मूला प्रयोग में यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे कि E जो है, मतलब उष्मा जो है V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो E1 बटे E2 क्या हो जाएगा, E1 बटे E2 क्या हो जाएगा, V1 बटे V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा, यही होगा, V1 बटे V2 का होल स्क्वायर होगा, यही तो होगा, और क्या होगा। ठीक है, यही तो होगा, और क्या होगा। ठीक है, देखिए इक्विपमेंट जो है, ये हीटर जो है कितना के लिए है, 220 वोल्ट के लिए है। इसको E1 मान लीजिए। ठीक है, E1 मान लीजिए, और आपको E2 तो निकालना ही है, E2 तो निकालना ही है। 220 वोल्ट के लिए है तो 220 लिख दीजिए। चला रहे हैं कितना पे, तो 110 पे चला रहे हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर, ये कट जाएगा 2, मतलब यहाँ पे हो गया 4। आपको E2 निकालना है, तो E2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो E2 जो हो जाएगा E1 बट्टे 4 हो जाएगा। E2 क्या हो जाएगा, E1 बट्टे 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लगा रहे हैं कितना पे, आधा वोल्टेज लगा रहे हैं, लेकिन ऊष्मा कितना होगा, तो 1/4 निकलेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। बोले 220 वोल्ट पर मूलांकित इतना वाट और इतना वाट के 2 बल्ब का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, पावर बराबर जो फार्मूला देखे थे उसी का प्रयोग है यहाँ पे। पावर और फार्मूला ये देखे थे, उसी का प्रयोग है यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहे हैं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जब भी आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रतिरोध जब भी आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, V स्क्वायर बटे पी आप कर सकते हैं, यहीं से इसी फार्मूला से लाए हैं। ठीक है, आर इक्वल तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे पी हो जाएगा, V स्क्वायर बटे पी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है।
अब देखिए क्या करना है, देखिए अब क्या करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों कि वोल्टेज जो है सेम है, ठीक है, वोल्टेज सेम कर रहे हैं, कितना 250, तो वोल्टेज को भूल जाइए। तो आर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध जो है पावर के उल्टा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको निकालना है R1/R2, R1/R2 क्या हो जाएगा, P2/P1 हो जाएगा, P2/P1 आपका हो जाएगा, ठीक है, P2/P1 हो जाएगा दोस्तों आपको। तो R1/R2 क्या हो जाएगा, P1/P2, सॉरी P2/P1, तो P2 क्या हो जाएगा 220, सॉरी 200, और नीचे क्या हो जाएगा 500। तो काट दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/5, 2:5 हो जाएगा दोस्तों, 2/5 हो जाएगा, 2:5, तो आंसर हो जाएगा 2:5, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन तो बचा नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, अगर आप में इतना पेशेंस है कि आपने पूरा देखा और सब कुछ समझा, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आपके चैनल जो है, यहाँ पे चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए, नालंदा गुरुकुल। नालंदा गुरुकुल आपके लिए खुला गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बनी रह सके, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है नौकरी लें और कमेंट करें सर कि आपकी मदद से थोड़ी मुझे हेल्प मिली नौकरी मिलने में। हमारा यही मोटो है कि हम लोग क्या करें, आप लोग के नौकरी मिलने की जो जर्नी है उसमें थोड़ी सी हम लोग एक भूमिका निभा पाए तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।